नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, विस्तार में बात की शुरुआत करते हैं। पहली खबर ग्रेटर नोएडा से हमारे पास। तेज रफ्तार का कहर वहां पर दिखाई दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है तेज रफ्तार कार। ट्रैक्टर और कार के परखच्चे उड़ गए। 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। दुखद खबर यह, अफसोसनाक खबर, तेज रफ्तार कार से ट्रैक्टर ट्रॉली टकराई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में तस्वीरें आप देख लीजिए। हालत क्या हो गई थी इस कार की। तेज रफ्तार थी कार जब ये टक्कर हुई। चार लोग घायल बचा जा रहे हैं। कार के परखच्चे उड़ गए हैं इस टक्कर में। 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। तेज रफ्तार का कहर ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई तेज रफ्तार कार। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री आवास में गुरबाणी का आयोजन हुआ है। सीएम ने मत्था टेका है, गुरबाणी भी सुनी है। केसरिया पगड़ी पहनकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की बात कही। 4 पुत्रों की शहादत को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी बात मुख्यमंत्री योगी ने आज कही। देखिए कैसे वो शामिल हुए आज शबद कीर्तन में, कैसे मत्था टेका उन्होंने। सीएम आवास पर ही गुरबाणी का आयोजन हुआ आज साहिबजादा दिवस पर। उन्होंने कहा कि इतिहास से हमें सबक लेने की जरूरत है। पूरी गुरबाणी उन्होंने पगड़ी पहनकर सुनी, केसरिया करी। कहा कि भारत को बचाने के लिए जो बलिदान दिया गया, आज से याद करने का दिन। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इतिहास से सबक लेने की बात दोहराई मुख्यमंत्री ने, जो कई मंचों पर वो इससे पहले भी कह चुके हैं। और इस तरीके से, इस अंदाज में गुरबाणी सुनी। भाइयों बहनों, हम सब के लिए इतिहास एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा को ही तो लेने के लिए इस प्रकार के दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सिख का इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पार्ट बनना चाहिए। एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए। बाबा अजीत सिंह जी के बारे में, बाबा जुझार सिंह के बारे में, बाबा जोरावर सिंह के बारे में, बाबा फतेह सिंह के बारे में। और मैं तो चाहूंगा हमारे यहां पे शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम के हिस्से, पाठ्यक्रम का अंग बनना चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत, उनका बलिदान, ये वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं के क्रूरता और अत्याचार से मुक्त करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र शहीद हुए। बाबा अजीत सिंह की उम्र थी 18 साल, बाबा जुझार सिंह की उम्र थी 14 साल, बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। क्या उम्र होती है? लेकिन भारत के लिए, भारतीयता के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 पुत्रों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। माता गुजरी, जिनके सामने गुरु तेग बहादुर जी का किस बर्बरता के साथ, क्या बर्बरता उनके साथ और उनके साथ के अन्य सिखों के साथ किस प्रकार की बर्बरता नहीं ढाई थी विदेशी आक्रांताओं ने। ये सभी कुछ
देखने के बावजूद भी बहुत सारे लोग होते पलायन का रास्ता अपना लेते, लेकिन नहीं, तब भी अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब जूझेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर विश्वासघात नहीं होता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके पुत्रों का ये लोग बाल बांका नहीं कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना। किस प्रकार की स्थितियां थी, लेकिन सामने कौन सी ताकत है, इस भौतिक ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी आध्यात्मिक ताकत का एहसास कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया। आज एक नया इतिहास यहां पे बन रहा है कि हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी की शहादत के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। और मुझे लगता है कि गुरुवाणी का एक कीर्तन के साथ हम सब का जुड़ना एक नए इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। देखा आपने मुख्यमंत्री ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही। आज आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल में आखिरी बार मन की बात की। इस मौके पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर भारत पर दिया। 4 दिन बाद किसान आंदोलन से जुड़ी कोई बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है, इस नए सामर्थ्य का नाम आत्मनिर्भरता है। उन्होंने कहा कि जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है। देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। उन्हें भी कहा कि आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते वक्त पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं गए। आखिरी मन की बात, अगली मन की बात ये हमने कहा कि हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़े भावपूर्ण तरीके से याद करते हैं। 2021 की शुरुआत होने जा रही है। आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल की अनोखी पहल को सराहा और कहा कि जेल में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे गायों के लिए कवर और कंबल का काम सराहनीय है। ऐसा ही काम लॉकडाउन में मास्क बनाने को लेकर हुआ था। इसको लेकर कौशाम्बी प्रशासन में भी खुशी है। हम लोगों की जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। ये डबल लेयर का है। अंदर जो पुराने कटे फटे कंबल हैं कैदियों के द्वारा उपयोग किए गए, जो अब किसी उपयोग के नहीं रह गए हैं, वो उसकी एक परत रहती है। और बाहर जो पॉली बैग का जो है वो एक परत रहती है, और इनको दोहरा लेयर को सिलवा करके एक वो तैयार करा जाता है, तो जिससे कि उसमें ओस इत्यादि भी पड़ती है, तो उससे भी
गाय को उसका उस पर असर नहीं पड़ता है। हम लोगों के जनपद में और सिर्फ कौशांबी जेल प्रशासन ही नहीं, बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और कौशांबी सांसद विनोद सोनकर ने भी पीएम का आभार जताया है और जेल प्रशासन को बधाई दी है। ये कौशांबी के लिए और कौशांबी जिला प्रशासन के लिए और कौशांबी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए एक गौरव की बात है, एक गौरव का क्षण है कि जिस तरह से कौशांबी जिला प्रशासन जेल प्रशासन के द्वारा निराश्रित पशुओं के लिए और गौवंश की ठंड से बचाने के लिए कंबल बनाने का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं कौशांबी जेल प्रशासन का भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कौशांबी जैसे छोटे से जनपद में हो रहे काम को देश और दुनिया के सामने लाने का काम किया। इधर हाथरस केस में लगे सियासत चमकाने के आरोप, करनी सेना पर आंदोलन के जरिए सियासत का आरोप। पीड़ित परिवार ने कहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पीड़ित परिवार ने कहा प्रशासन पर पूरा भरोसा है। बड़ी खबर, करनी सेना पर आंदोलन के जरिए सियासत का आरोप लगाया है पीड़ित परिवार ने। पीड़ित परिवार का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है हाथरस में, लेकिन उनको प्रशासन पर पूरा भरोसा है। ये महत्वपूर्ण बात। इन आरोपों के बीच में पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है। प्रशासन पर भरोसा नहीं जाहिर किया था पिछले कुछ दिनों में पीड़ित परिवार ने, खासकर घटना के बाद पहली बार उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है। और जैसे ये जो करनी सेना वाली जो मीटिंग जो हो रही है आज सुनने में आया है, इसके बारे में कोई जानकारी है? ये तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं माहौल बिगड़े कैसे। और आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेके? हमारी सुरक्षा खूब अच्छी है, खूब बढ़िया, क्या कहते हैं कोई कमी ना आती सुरक्षा में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर तकरार जारी है। 32वें दिन किसान अपनी मांगों को लेकर गाजियाबाद में डटे हुए हैं। उन्हें 29 दिसंबर को सरकार से होने वाली वार्ता में सरकार से समाधान की उम्मीद है, लेकिन वो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। 32वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर, जहां किसान 32 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे ही आइए बात करते हैं। लगातार 32 दिन से ये आंदोलन कर रहे हैं। जी आप बताइए कि आपको यहाँ काफी दिन हो गए हैं, एक बार फिर बातचीत होने वाली है सरकार के बीच में और आप लोगों के बीच में, क्या इस बार उम्मीद है कि बात बन पाएगी? भाई उम्मीद तो लगी रहे, उम्मीद तो कभी टूटती नहीं, पर इनकी नीयत में हमें खोट दिखाई दे रहा। क्यों ये न्यू कहें कानून तो हम वापिस करें नहीं और बात कर लो रोज, और जी हमारी जिद्दी आ कितने कानून वापिस न होंगे और एमएसपी कानून ना बनेगा इतने हम मानने नहीं, तो बात करने तो फायदा के। ये चाह रहे हैं जैसे इन्होंने और आंदोलन वो कर दिए ना, अभी वो भी हो जाएगा। बिल्कुल, किसानों का तो साफ रुख है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, आप ये बताइए कितनी उम्मीद है जो बातचीत होने वाली है सरकार के बीच में और किसानों के बीच में, उसको लेकर? नहीं, हमारा मानना तो ये है सरकार भी अपना ईगो छोड़ दे और किसान की बात सुने। ये किसान ही देश का अन्नदाता है और बातचीत से हमारी उम्मीद यह है कि हम तो ये मानना है कि हम खुशी में तो यहाँ रह नहीं रहे भाई। यहाँ जो हम लड़ाई लड़ रहे इस आंदोलन के द्वारा, तो हम भी अपना घर बार छोड़ के पड़े यहाँ। हम यूँ चाह कि सरकार मांग मान ले और हम भी अपने घर चले जा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बातचीत होने वाली है वो किसानों के हित में रहे, जिससे कि किसानों का भला हो सके और किसान अपने घर जा सके। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं। उधर दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है। ये पहले दिन से ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगाई। आज 32 दिन हो गए, 32 दिन से लगातार इस रास्ते पर कोई आ जा नहीं सकता। किसानों की जो संख्या है उसमें रोज आना इजाफा ही होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला वक्त तय करेगा कि किसान यहाँ रहेंगे या अपने घर जाएंगे। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। किसानों की बात आपने देखी सुनी, उनका कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। और इधर कौशांबी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने इसी मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इस सारे मामले का हल संवाद से ही निकल सकता है। देखिए
किसान भाइयों को, किसान यूनियनों को धन्यवाद कि वो लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकार किया और उन्होंने संवाद के लिए तैयार हुए। उनकी जो भी समस्याएं हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को संबोधित करते हैं तो उन्होंने कहा कि संवाद करिए, जो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जिनकी राजनीतिक रोटी, राजनीतिक जमीन समाप्त हो रही है, वो नहीं चाहते कि इस देश का किसान संवाद करे। तो निश्चित रूप से संवाद ही समस्याओं का समाधान है और किसान आगे आए, वो बात करें, उनकी जो भी समस्या है वो निश्चित रूप से सरकार उनको सुनेगी और जो किसान हित में होगा वो किया जाएगा। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किसी कानूनों को लेकर, किसान कानूनों को लेकर निशाना साधा है। ट्वीट करके वो लिखते हैं कि पहले आप इसकी वकालत करते थे और अब विरोध। देश हित और किसान हित से आपको कोई लेना देना नहीं है। ट्वीट आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी? पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे, आप उसका ही विरोध कर रहे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके राहुल गांधी को घेर रहे हैं और कुल मिलाकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर मुसलसल जारी है किसान आंदोलन के साथ साथ। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।